हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। सो फर्स्टली लेट मी थैंक यू गाइस फॉर द लवली रिस्पॉन्स यू हैव गिवन टू द प्रीवियस वीडियो। सो जिसने उस वीडियो को नहीं देखा, ऊपर एक आई बटन फ्लैश कर रहा है, आप उसे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं हर स्टेप को डिटेल में एंड डेप्थ में बताऊँगा। सो कंटिन्यूइंग दैट सीरीज, मैं उस पूरे 30 स्टेप प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ अ हाउस, उसे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर ऑफ अ हाउस ये होता क्या है। देखिए, आप जब भी घर बनाते हैं तो उस घर को बनाने से पहले ये आपका माइंड मेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस टाइप का घर बनाना चाहते हैं। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर पे घर बनाना चाहते हैं या फ्रेम स्ट्रक्चर पे घर बनाना चाहते हैं। मैं अगर आपको और ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप ब्रिक्स पे यानी लाल ईंटों पे घर बनाना चाहते हैं और आइदर आप कॉलम स्ट्रक्चर पे घर बनाना चाहते हैं। मैं और ज़्यादा आपको इसको डेप्थ और डिटेल में समझाऊं तो आप अपने घर की आरसीसी स्लैब यानी जो छत होती है उसका लोड आप अपनी ब्रिक वॉल्स पे देना चाहते हैं या आप उसका लोड कॉलम्स पे देना चाहते हैं। इसे बोलते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ अ हाउस। तो इसे समझने के लिए मुझे आपको सब कुछ डायग्रामेटिकली समझाना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को डायग्रामेटिकली समझते हैं। सो गाइस, आपको समझाने के लिए मैंने लोड बियरिंग स्ट्रक्चर इस तरफ बनाया है, फ्रेम स्ट्रक्चर इस तरफ बनाया है। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जो आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, इस लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में ये वाला जो पर्टिकुलरली डायग्राम है, ये इस लोड बियरिंग स्ट्रक्चर का साइड व्यू है। मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड की जो हमारे घर की वॉल्स रहेंगी ये वो है, ये फ्रंट की और बैक की वॉल्स नहीं है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। इसी तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर में ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका साइड व्यू विच इज लेफ्ट एंड राइट साइड वॉल, और ये है उसका फ्रंट व्यू। अब स्ट्रक्चर समझने से पहले हम ये समझते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर बनते किस तरीके से हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर पे। इस लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन के बाद हम डीपीसी बनाते हैं, डीपीसी के बाद हम ब्रिक वर्क करते हैं एंड इस ब्रिक वर्क के ऊपर आरसीसी स्लैब, दैट्स ऑल, फिनिश। लेकिन अगर हम फ्रेम स्ट्रक्चर की तरफ जाएं, सबसे पहले हम फुटिंग बनाते हैं, फुटिंग के बाद हम कॉलम खड़ा करते हैं, फिर कॉलम खड़ा करने के बाद हम फाउंडेशन बनाते हैं, देन हम डीपीसी लगाते हैं, फिर इस डीपीसी के ऊपर वापस हम कॉलम खड़े करते जाते हैं, देन हम टाई बीम लगाते हैं। तो जो टाई बीम है ये किस लिए बनाई जाती है। सपोज कीजिए मुझे इस वॉल में गेट बनाना है। अब मैं इस वॉल में गेट बनाना चाहता हूँ तो इस ऊपर वाली ब्रिक्स का लोड कौन झेलेगा। तो इस ऊपर वाली ब्रिक्स का वॉल जो टाई बीम झेलती है, ये भी एक कॉन्क्रीट मटेरियल होता है। फिर ये टाई बीम बनाने के बाद वापस हम कॉलम का एक्सटेंशन करते हैं, फिर कंप्लीटली ऊपर का ब्रिक वर्क करते हैं, फिर उसके बाद हम ये बीम्स का इंस्टॉलेशन करवाते हैं। बीम्स एक आरसीसी मटेरियल होता है, आरसीसी मतलब स्टील बार एंड कंक्रीट से बना हुआ मटेरियल होता है। इस बीम्स के ऊपर आती है हमारी आरसीसी स्लैब। तो अगर इस आरसीसी स्लैब यानी हमारे इस लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के अगर इसकी छत पे कोई खड़े हुए हैं, सपोज कीजिए आपने इसकी छत के ऊपर ये 20 लोग खड़े कर दिए, इस 20 लोगों को खड़े होने का वेट कैसे ट्रांसफ़र होगा। ये सबसे पहले इस आरसीसी स्लैब यानी इस छत से जाता है इस ब्रिक वर्क पे, इस ब्रिक वर्क से इस डीपीसी पे, इस डीपीसी से इस फाउंडेशन पे एंड इस फाउंडेशन से इस अर्थ पे। लेकिन अगर कंपेयर करें फ्रेम स्ट्रक्चर का, तो फ्रेम स्ट्रक्चर पे सपोज कीजिए इसकी आरसीसी स्लैब यानी इसकी छत के ऊपर अगर 20 लोग खड़े हैं तो उसका लोड कैसे ट्रांसफ़र होगा। पहले आरसीसी स्लैब पे, स्लैब के बाद बीम पे, बीम के बाद कॉलम पे, कॉलम के बाद टाई बीम पे, टाई बीम के बाद कॉलम पे, देन उसके बाद डीपीसी पे, डीपीसी के बाद अगेन कॉलम पे, देन फुटिंग पे। तो इससे हमें समझ क्या आता है कि हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है उस पर हम ज़्यादा वेट डाल सकते हैं, यानी उसके आरसीसी स्लैब के ऊपर हम ज़्यादा वेट डाल सकते हैं कंपेरेटिवली टू लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें मल्टीपल लेवल से लोड ट्रांसफ़र होता हुआ अर्थ पे आता है। इसमें 3 से 4 स्टेप के बाद ही लोड अर्थ पे आ जाता है। मैं आपको दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताता हूँ, फिर आप पर्सनली खुद डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है और कौन सा आपके लिए एप्ट है, यानी आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए। अगर मैं दोस्तों कंपेयर करूं तो इसमें आप सपोज कीजिए अगर इसमें आपकी कॉस्ट लगेगी 100 रुपीज़ इस फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाने में, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट लगेगी 70 रुपीज़। यानी अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें, फिनिशिंग की बात नहीं करें, तो इसके स्ट्रक्चर में आपका रफली 70 रुपीज़ का खर्चा आना है और इसके स्ट्रक्चर में आपका रफली 100 रुपीज़ का खर्चा आना है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें स्टील बार्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप एक बिल्डिंग मटेरियल में देखें, सबसे महंगा कंपोनेंट स्टील है।
और जैसा कि आप जानते हैं ये कॉलम स्ट्रक्चर है, ये रेड ब्रिक स्ट्रक्चर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टील जो यूज़ होगी इस आरसीसी स्लैब में होगी और थोड़ी बहुत डीपीसी में यूज़ होगी। इसमें कॉलम्स में भी होगी, फुटिंग का जो हम जाल बनाएंगे उसमें भी लगेगी, डीपीसी में भी लगेगी, टाई बीम में भी लगेगी, बीम में भी लगेगी और इसके आरसीसी स्लैब में इसके कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा लगता है। एंड अदर देन दिस, इसमें जो कॉन्क्रीट मटेरियल है यानी जो हमारा सीमेंट है और जो हमारी रोड़ी है उसका इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंपैरेटिवली टू लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। सुपरविजन किन का? स्ट्रक्चरल इंजीनियर का एंड सिविल इंजीनियर का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियर एंड सिविल इंजीनियर उनकी रिक्वायरमेंट आपको बार बार पड़ेगी, उनका साइट विजिट बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होना ज़रूरी है। बट अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ एक बार जाके सिविल इंजीनियर से साइट प्लान बनवाना है, देन आपकी जो मिस्त्री है विच इज़ योर लेबर वो ही आपके इस स्ट्रक्चर को इजीली बना सकते हैं, उनको कोई ऐसे खास सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मैं सुपरविजन का एडवांटेज दूं कि कहाँ सुपरविजन कम होगी तो मैं वो एडवांटेज इसको दूंगा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को। फ्लोर लिमिटेशन यानी इसमें हम कितने फ्लोर ऊपर तक का घर बना सकते हैं और इसमें हम कितने फ्लोर ऊपर तक का घर बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉलम्स नहीं हैं एंड इसका जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो 3 से 4 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है एंड स्टील बार्स का कोई रोल नहीं है इसकी ब्रिक वॉल्स में, यानी लोड सारा का सारा ब्रिक वॉल पे पड़ रहा है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर तक ही बना सकते हैं। अगर आप ग्राउंड के बाद फर्स्ट के बाद सेकंड बना रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे बना रहे हैं। कोई भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर आज की क्लाइमेट कंडीशन को देख के आपको वैसा सजेस्ट नहीं करेगा। बट अगर मैं फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करूं, इसको आप ग्राउंड प्लस n नंबर ऑफ फ्लोर्स तक बना के ले जा सकते हैं। तो अगर इसका एडवांटेज मैं फ्लोर लिमिटेशन का एडवांटेज मैं देना चाहता हूं तो मैं फ्रेम स्ट्रक्चर को दूंगा। टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी आपका घर प्रिपेयर होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, इसमें टाइम थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा लगता है रेदर देन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। तो टाइम का अगर मैं एडवांटेज दूं तो मैं वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को दूंगा। फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि आपने फ्रेम स्ट्रक्चर का घर बनाया है, अब आपके 2 रूम्स को आप तोड़ के बड़ा करना चाहते हैं, तो बीच की ब्रिक वॉल आप हटाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, बिकॉज ये स्लैब का वेट इस कॉलम पे एंड इस बीम दोनों पे आ रहा है, तो आप इस ब्रिक वॉल को तोड़वा सकते हैं। लेकिन अगर मैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें इस आरसीसी स्लैब का सारा वेट इन ब्रिक वॉल्स के ऊपर आ रहा है, तो आप दीवारों को तोड़वा करके इतना इजीली अपने रूम्स का एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं रूम एक्सपेंशन का एडवांटेज दूं और रूम ऑल्ट्रेशन का एडवांटेज दूं तो मैं फ्रेम स्ट्रक्चर को दूंगा। अब नेक्स्ट ग्राउंड है फ्लोर डिज़ाइन लिमिटेशन। मतलब अगर मैंने ग्राउंड फ्लोर बना दिया, इस ग्राउंड फ्लोर के बाद मैं फर्स्ट फ्लोर बनाऊं, तो फ्रेम स्ट्रक्चर में अगर मैं कुछ डिफरेंट तरीके का साइड प्लान यानी रूम्स की डायरेक्शन चेंज करूं, और अगर नेचुरल सी बात है अगर मैं रूम्स की डायरेक्शन चेंज करूंगा तो वॉल का डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो मैं फ्रेम स्ट्रक्चर में वो चेंज कर सकता हूं, क्योंकि इस आरसीसी स्लैब का वेट जो है वो बीम एंड कॉलम दोनों मिल करके झेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करूं, सपोज कीजिए ये मेरी वॉल है, इस वॉल के ऊपर मेरा आरसीसी स्लैब है, अब मैं चाहता हूं कि मैं एक दूसरी वॉल यहाँ पे इसी के ऊपर बनाऊं, बिकॉज ना इसमें कोई बीम है और नीचे इसको सपोर्ट स्ट्रेंथ, यानी अगर मैं इस वॉल नीचे जो वेट है वो सपोर्ट स्ट्रेंथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे जब भी डिज़ाइन करूँगा तो मेरे लिए ज़्यादा लिमिटेशंस इसमें होंगी, क्योंकि मुझे इसमें ब्रिक्स की वॉल के ऊपर ही ब्रिक्स की वॉल बनानी पड़ेगी, यानी जैसा स्ट्रक्चर नीचे बना है वैसा ही सिमिलर उस टाइप का ही ऊपर बनाना पड़ेगा। लेकिन फ्रेम स्ट्रक्चर में मैं स्ट्रक्चर को ऊपर चेंज कर सकता हूँ, तो वो एडवांटेज मैं फ्रेम स्ट्रक्चर को दूंगा। रूम साइज किस स्ट्रक्चर में ज़्यादा बड़े बना सकते हैं? देखिए, क्योंकि
फ्रेम स्ट्रक्चर में बीम भी है एंड कॉलम भी है, तो हम इसमें रूम कितना भी बड़ा बना सकते हैं। बस आप उस अकॉर्डिंग स्टील बार्स इसमें एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के थ्रू आप डिज़ाइन करवाएं एंड उस अकॉर्डिंग स्टील बार्स डलवाएं एंड उस अकॉर्डिंग बीम, प्राइमरी बीम के अलावा सेकेंडरी बीम बीच में आप डलवाएं और आराम से कितना बड़ा आप रूम बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो डायरेक्ट वॉल्स पे वेट आने के चक्कर में इसमें लिमिटेशन आ जाती है कि हम इसमें 11/13 और 11/14 और 12/14 इससे बड़ी साइज़ का रूम बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ ही हम रिस्क करते हैं। तो रूम लिमिटेशन इसमें 12/14 की साइज़ के बाद बाहर आप नहीं जा सकते, लेकिन कंपेरेटिवली इसमें आप 16/18 यानी मास्टर बेडरूम्स आप बड़े इजीली इसमें बना सकते हैं। तो बिग रूम साइजेस का एडवांटेज मैं फ्रेम स्ट्रक्चर को दूंगा। अब नेक्स्ट ग्राउंड है नेचुरल कैलेमिटी का, यानी अगर आपके एरिया में अर्थक्वेक आ जाए या अगर आपका घर हिली और कोस्टल एरिया में है जहाँ की सॉइल बड़ी चिकनी होती है, मतलब सॉइल में बहुत ज़्यादा वाटर होता है, तो वहाँ की सॉइल इजीली स्लिप कर जाती है। तो अगर ऐसे एरिया में कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, उस नेचुरल कैलेमिटी में कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा सेफ है, तो वो एडवांटेज मैं फ्रेम स्ट्रक्चर को दूंगा। देखिए, अब आरसीसी स्लैब का वेट अगर इस ब्रिक के ऊपर आ रहा है, तो आप सपोज कीजिए आप अगर इसमें बड़ी विंडो बनाना चाहते हैं, जैसे बालकनी में आपकी बड़ी विंडो आप बनाना चाहते हैं, तो आप वो नहीं बना सकते हैं बिकॉज आपकी जो स्लैब का वेट है वो इन ब्रिक्स के ऊपर आ रहा है। लेकिन इसमें जो आपकी स्लैब का वेट है वो आपके कॉलम एंड आपके बीम के ऊपर आ रहा है, तो आप ब्रिक में कितने भी बड़े होल करवाएं, ब्रिक वर्क कितना भी बड़ा होल करवाएं, आप इजीली बड़ी विंडोज इसमें दे सकते हैं। तो बेटर वेंटिलेशन का एडवांटेज मैं फ्रेम स्ट्रक्चर को दूंगा। अब अगर मैं कॉमन एक्सेप्टेंस की बात करूं कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, तो देखिए फ्रेम स्ट्रक्चर सिटी में अबाउ 99% घरों में यूज़ किया जाता है एंड विलेज में रफली 12 to 15% ही यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर मैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो सिटी में रेयरली 1% केसेस में यूज़ आता है एंड विलेज में अबाउ 80% घरों में यूज़ आता है। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, सिटी में एक 100 गज का लैंड लेना वो ही बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, लेकिन विलेज में जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक ओनर की लैंड होती है, कई जगह ऐसा देखा गया है। तो उन लोगों को पता होता है कि वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक और पोर्शन नहीं बनाने वाले। अगर उनको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट हुई तो वो उसी घर के आसपास और भी उनकी वैकेंट लैंड है, उसी में ही एक्स्ट्रा अकोमोडेशन जैसे रूम्स है, लेट बाथ है, उसमें बना देंगे। लेकिन सिटी में आप पास की वापस लैंड नहीं खरीद सकते, आप उसी लैंड के ऊपर ही एक और फ्लोर बनाते हैं। अदर देन दिस एक और रीज़न मैं बताऊं क्यों इसको विलेजेस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और एक सिविल इंजीनियर की रेगुलर विजिट होना बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। जबकि सिटी में बड़ी इजीली एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और एक सिविल इंजीनियर की विजिट होती रहती है, तो यहाँ लगभग सारे घर ही फ्रेम स्ट्रक्चर पे बनते हैं। अब इन सारे ग्राउंड्स को एनालाइज करके आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा आपके लिए बेटर है। बट हाँ, अगर आप मेरी सजेशन जानना चाहते हैं तो आप फ्रेम स्ट्रक्चर पे ही घर बनाएं। ये थोड़ा टिपिकल होता है, इसमें आपका खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट क्लाइमेट कंडीशंस की बात करूं जो कि अनप्रिडिक्टेड है, कई बार गर्मी में भी ओले गिरते हैं, कई बार सर्दियों में बहुत तेज़ गर्मी होती है, तो ये सारी प्रेजेंट क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए फ्रेम स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है। और अगर मैं अनसर्टेनिटीज़ की बात करूं, जैसे अर्थक्वेक किसी भी रिक्टर स्केल की मेज़रमेंट पे आ सकता है, यानी अबाउ 7 का अर्थक्वेक आजकल आना आम बात हो गई है, तो उस अर्थक्वेक को अगर हैंडल करने की किसी स्ट्रक्चर में अगर पोटेंशियल है तो फ्रेम स्ट्रक्चर में है। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर ज़रूरी नहीं है हर टाइम सर्वाइव कर जाओ उस अर्थक्वेक को। तो अगर आपको आज के टाइम पे घर बनाना है, यानी इस 2021 या आने वाले फ्यूचर के टाइम में, तो आप फ्रेम स्ट्रक्चर पे ही घर बनाएं। तो होप करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे फ्यूचर में भी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा एंड फ्यूचर में आप मेरे से किस टाइप की वीडियोस एक्सपेक्ट करते हैं।